हेलो स्टूडेंट्स, और इन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स है, और जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर का दूसरा प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.2। पिछले वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, परिमेय संख्या क्या होता है, और परिमेय संख्या के सवालों को भी हल किए थे। इस प्रश्नावली में हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और इस सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है, जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं दर्शा सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, √3, √5, √7, √2। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। √2 का मान होता है 1.4142 और 1। √3 का मान होता है 1.73205। 5 का मान होता है 2.23606, और ये क्रमशः बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये जो संख्याएं हैं, यह अशांत अनावर्ती संख्या है। अशांत अनावर्ती संख्या मतलब कि दशमलव के बाद ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दशमलव के बाद ये संख्या जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इन संख्याओं कोई अंत नहीं है। ये संख्या जो है वो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं, उन्हें p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में हम नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं जो है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। √4, √25, √36। क्या इन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या कहा जाता है? क्या ये संख्याएं भी p/q के रूप में नहीं दर्शा जा सकती हैं? तो इसको हल करते हैं। तो √4 का जब वर्गमूल जब करते हैं तो ये आता है 2 × 2, मतलब होता है 2। √5 का आता है 5 × 5, और इसका वर्गमूल आता है 5। और √36 का वर्गमूल है 6 × 6, मतलब होता है 6। तो आप जानते हैं दोस्तों, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या है, और 5/1 भी परिमेय संख्या है, और 6/1 भी परिमेय संख्या है। मतलब √4, √25 और √36 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में क्या अंतर नजर आ रहा है? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल सकता है, जो एक पूर्ण वर्ग है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल सकता है और जो एक पूर्ण वर्ग है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, जो एक अपूर्ण वर्ग है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या के उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं। √7 एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। 11, उसी प्रकार से 13, उसी प्रकार से 21, और भी उदाहरण है। 23 है, 29 है, ठीक है दोस्तों, 31 है, उसी प्रकार से बहुत सारे। तो ये सभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। √7, 11, 13, 21, 23, 29, 31 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद बहुत लंबी संख्या चली जाती है, अनंत तक चले जाता है। तो इसीलिए जो है यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि है परिमेय संख्या, जैसे कि है, मैं आपको बताया था 36, 25, 4, 9,
9 के बाद है 49, 64, 81, इस प्रकार से। और तो ये पूर्ण वर्ग है। इन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये संख्या क्या है? यह पूर्ण वर्ग है। तो इसी प्रकार से जो संख्या अपूर्ण वर्ग है वो अपरिमेय संख्या है, जो संख्या पूर्ण वर्ग है वह परिमेय संख्या है। अब चलिए अपरिमेय संख्या के सवालों को हल करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अपरिमेय संख्या के सवालों को हल करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को जान लेते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये √2 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और √3 और √5। तो यदि हम अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, इसको हम जानेंगे। जैसे √2 है, तो √2 में हम जो है 2 का गुणा करते हैं तो 2 इंटू √2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणित √2 का मान होता है 1.414, और ऐसे करके आगे तक जाता है। तो ये आ जाएगा 2.828, ऐसे आगे तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या भी है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो √2 में हम 2 का गुणा किए हैं तो ये जो नई संख्या है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 देखते हैं। √3 में भी 1.732 इसका मान होता है। तो इसमें हम मान लीजिए कि इसमें हम 2 का भाग करते हैं तो 2/√3 कर देंगे। 2/√3 का मान होता है 1.732। तो 2 का भाग ये आगे तक जाएगा, तो 2 का भाग करेंगे तो 0.065 इस प्रकार से आएगा। तो ये भी आगे तक जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो संख्या जो है 565, इस प्रकार से जो संख्या जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 देखते हैं। तो √5 में अभी 2 का गुणा किए थे, यहाँ पर 2 का भाग किए हैं, तो अब 2 को घटाएंगे तो 2 ऋण √5 का मान जो होता है वो होता है 2.23606, 2.23606 आगे तक रहता है। तो ये इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.23606 आगे तक चले जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये संख्या जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा करना, भाग करना, जोड़ना या फिर घटाने में वो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसी प्रकार से हम कुछ सूत्रों को जान लेते हैं, इसके बाद अपरिमेय संख्या के सवालों को हल करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि ए तथा बी जो है वो वास्तविक संख्या है, वह वास्तविक संख्या है, तब पहला जो सूत्र हो जाएगा वो होगा ए √b धन c √b। इसको कैसे जोड़ेंगे? ये 2 प्रकार की संख्याएं दी हुई है, इसको हम किस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम देख सकते हैं कि a तथा c और a तथा b ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकल रहा है √b, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। √b कॉमन आ गया, ये आ गया a धन c। ठीक है दोस्तों, क्योंकि √b जो है यह एक अपरिमेय संख्या है और a और c परिमेय संख्या है, तो √b जो कॉमन इसको निकाल लिए हैं और a + c का जोड़ दिए हैं। दूसरा है a √b ऋण c √b, a √b ऋण c √b। यहाँ पर अभी धन था, यहाँ पर ऋण हो गया है।
तो यहाँ पर भी जो है इसको कॉमन निकाल लेंगे, अंडर रूट बी कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो बचा ए ऋण सी, ए ऋण सी। तीसरा है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा ए गुणा बी, ये एक ही हो जाएगा और ए गुणा बी। चौथा है अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, इसका आ जाएगा अंडर रूट ए बटा बी। पांचवा है अंडर रूट ए धन अंडर रूट बी, यदि एक कोष्टक में हो, और अंडर रूट सी धन अंडर रूट डी भी एक कोष्टक में है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसको देखिएगा दोस्तों, अंडर रूट ए धन अंडर रूट बी, अंडर रूट सी धन अंडर रूट डी, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए का गुणा करेंगे सी में, तो अंडर रूट ए हो जाएगा और हो जाएगा अंडर रूट सी, ठीक है। धन का चिन्ह लगा देंगे। ए का गुणा डी में करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा ए इंटू डी, फिर धन लगा देंगे। इस बी का गुणा करेंगे सी में तो अंडर रूट आ जाएगा बी इंटू सी, फिर धन लगा देंगे। इस बी का गुणा फिर डी में करेंगे अंडर रूट बी इंटू डी। एक बार फिर देख लीजिए, इस अंडर रूट ए का गुणा सी में करेंगे, फिर ए का गुणा डी में करेंगे, तो ए सी और ए डी आ गया। फिर अंडर रूट बी का गुणा सी में करेंगे और बी का गुणा डी में करेंगे तो बी सी और बी डी आ गया, ठीक है। छठवां फार्मूला है अंडर रूट ए धन अंडर रूट बी एक कोष्टक में और अंडर रूट ए ऋण अंडर रूट बी दूसरा कोष्टक में है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे दोस्तों, ये फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर ऋण अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाता है, और ए का स्क्वायर होता है ए और बी का स्क्वायर होता है बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे है फार्मूला नंबर 7। सातवां फार्मूला है यदि ए प्लस अंडर रूट बी एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है ए माइनस अंडर रूट बी, यहाँ पर एक अंडर रूट हटा दिए हैं, यहाँ पर एक अंडर रूट हटा दिए हैं, फार्मूला सेम लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर का बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा कुल मिलाकर के 7 फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों का उपयोग जो है अपरिमेय संख्या के सवालों को हल करने में किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या के सवालों को हल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम सवाल देखते हैं। तो आपके प्रश्नावली में पहला सवाल दिया गया है 7 अंडर रूट 3 धन 11 अंडर रूट 3, इसे कहा गया है इसे सरल कीजिए। तो सरल करना है मतलब इसे छोटे रूप में हल करना है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, अंडर रूट 3 दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7 धन 11 और यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, तो 11 7 18 अंडर रूट 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल देखते हैं, 5 अंडर रूट 7 ऋण 2 अंडर रूट 7, ये दूसरा सवाल है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि 7 अंडर रूट 7 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 5 ऋण का 2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा अंडर रूट 7, तो 5 पे 2 हटाएंगे 3 अंडर रूट 7। ये दोस्तों बहुत सरल है। तीसरा सवाल देखते हैं, 2 अंडर रूट 2 धन 3 अंडर रूट 5 और 5 अंडर रूट 2 ऋण 2 अंडर रूट 5 का योग कीजिए, का योग कीजिए। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का योग करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको योग कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल जो है, पहला कोष्टक है, कोष्टक लगा देंगे 2 अंडर रूट 2 धन 3 अंडर रूट 5, धन करेंगे 5 अंडर रूट 2 ऋण 2 अंडर रूट 5। इसका हम क्या करना है, हमें योग करना। योग के लिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण के बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो है
जिसमें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दिख रहा है वो एक साथ जुड़ेंगे, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों जो है एक साथ जुड़ेंगे। दोनों को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 धन 5 अंडर रूट 2। ये आ गया दोस्तों एक पुस्तक में, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, फिर आ जाएगा 3 अंडर रूट 5, और ये ऋण 2 अंडर रूट 5। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीच में योग करना है, लेकिन हम जो लिखेंगे वो चिन्ह के समेत ही लिखेंगे। जैसे कि 2 अंडर रूट 2 है और 5 अंडर रूट 2 है, इसको चिन्ह के साथ ही लिखे हैं, और 3 अंडर रूट 5 है और ऋण 2 अंडर रूट 5, इसको भी चिन्ह के साथ ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए आइए योग करते हैं। आपको योग करना आता है, ये कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, और 3 5 और 2 पे आता है 7 अंडर रूट 2 धन, और इसमें भी ये अंडर रूट 5 जो है दोस्तों वो निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और 3 में घटाएंगे तो आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 3 में 2 घटाएंगे तो आएगा 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। जो एक ही जैसे दिख रहे हैं उनको एक तरफ, जो अलग दिख रहे हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, और इस प्रकार से कॉमन निकाल कर वो दोनों को जोड़ करके सवालों को हल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न 2.2 का जो चौथा सवाल है उसमें पहला नंबर लिखा हुआ है सरल कीजिए, और सवाल है 2 धन अंडर रूट 3 2 ऋण अंडर रूट 3। अब आपको देखना है कि बीच में धन लिखा है कि ऋण रखा है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसको गुणा करना है। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो आपको गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के 2 नियम हैं। पहला नियम तो ये है कि आप पहले 2 का गुणा इस 2 में कीजिए, फिर इस 2 का गुणा इस अंडर रूट 3 में कीजिए, फिर इसका कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 2 है, ठीक है, इस 2 का गुणा इस पूरे पद में करना है, तो 2 ऋण अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 का गुणा इस पूरे पद में करेंगे तो 2 गुणित 2 ऋण अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बीच में धन लिखा हुआ है तो आपको बीच में धन कर देना है, और लिखना है अंडर रूट 3, ये वाला अंडर रूट 3। अब इसका गुणा भी इस पूरे पद में होगा, 2 ऋण अंडर रूट आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा करेंगे। गुणा करना हम जानते हैं, इस 2 गुणा इस 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4। अब इसमें ऋण आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, बीच में धन है, धन लगा देंगे। 2 गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अंडर रूट 3 का गुणा होता है तो केवल 3 ही आता है। इस प्रकार दोस्तों ये ऋण है, ये धन है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 4 ऋण 3 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसको फार्मूला के थ्रू भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी तो होता है दोस्तों a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है तो इसको भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी है, मतलब क्या है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऋण हो जाएगा b के जगह में अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, a के जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया है, और b के जगह में अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। तो ये माइनस है, इसमें माइनस, तो ये 4 ऋण इसका हो जाएगा 3, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे फार्मूला के थ्रू भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरल कीजिएगा जितने भी सवाल है, तो उसको आप बीच में कुछ नहीं तो गुणा है तो आप गुणा करके इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 5वां सवाल है, हरों का परिमीकरण कीजिए। हरों का परिमीकरण कीजिए। तो इस बार दोस्तों हरों का परिमीकरण हम कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है 1/√5। तो पहला सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हर जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो हर मतलब हर को परिमेय
परमीकरण कैसे करेंगे, हर को परमेय संख्या कैसे बनाएंगे, तो इस चीज़ के लिए सवाल है। तो देखते हैं, हर को परमेय बनाने के लिए, हर का परमीकरण करने के लिए हम जो है दिए गए सवाल के अंश और हर में जो है इसी हर का गुणा करते हैं। जैसे कि हर में √5 है, यहाँ पर √5 करेंगे, यहाँ पे अंडर क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, हरों का परमीकरण करने के लिए दिए गए हर को अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो √5 यहाँ पर हर है, तो √5 और √5 के यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा, इसका √5 आ जाएगा, और √5 को करते हैं 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से √5/5 जो है वो हरों का परमीकरण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका क्या है, इसका एक आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सेकंड सवाल है इसका, √21/√3। ठीक है दोस्तों, इसका भी हर का परमीकरण करना है। तो आप सभी जानते हैं √21/√3 कर देंगे। यहाँ पर भी अंश और हर में √3 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो आएगा √3 और √21 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर √3 और 3 के यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको भी आगे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा कैसे है। √3 यहाँ पर पहले से है, √21 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणित √7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, √21 को √3 और √7 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, गुणा होकर के 3 बन जाएंगे, और यहाँ पर √7 पहले से है, यहाँ पर 3 है, 3 कट जाएंगे दोस्तों, तो आ जाएगा √7। इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला सवाल देखते हैं। तो इस पर दोस्तों को 6वां नंबर का सवाल है, 6वां नंबर का सवाल है, पहला सवाल है इसमें, 6वां नंबर का सवाल है। इसमें क्या करना है, आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ए और बी का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे उसको हम देखते हैं। पहला सवाल है आपका 6 धन √3 आ जाएगा, बटे करते हैं 6 ऋण √3 आ जाएगा, बराबर है ए धन बी √3। तो 6 धन √3 बटे 6 ऋण √3 बराबर ए धन बी √3 आ जाएगा दोस्तों। ए और बी का मान को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। तो किसी भी सवाल में जहाँ पर आपको अंश और हर एक समान दिखाई देता है और ऊपर में चिन्ह परिवर्तन है, जैसे कि यहाँ पर 6 धन √3 है और 6 ऋण √3 है, अंश और हर एक समान दिखाई दे रहा है, चिन्हों का बस अंतर है, तो वहाँ पर आपको हर का परमीकरण करना है। वहाँ पर आपको हर का क्या करना है, परमीकरण आपको करना है। और हर का परमीकरण करेंगे तो याद रखिएगा कि ये ऋण चिन्ह जो है ऊपर जा कर के प्लस हो जाता है। देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको, 6 धन √3 बटे 6 ऋण √3। आपको पता है हर का परमीकरण कैसे करते हैं। हर का परमीकरण करने के लिए अंश और हर में हर का ही गुणा करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ऋण है तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 6 धन √3 आ जाएगा, बट ये भी हो जाएगा 6 धन √3 आ जाएगा, अब बराबर a + b √3 तो पहले से है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ना। हर का परमीकरण करने के लिए हर का अंश और हर में गुणा करते हैं, लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब उसे गुणा करते हैं। ये है आपका 6 धन √3 तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 ऋण √3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a धन b √3। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाए, ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। आपको फार्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b²। तो a² में हो जाएगा 36 + 2ab में हो जाएगा दोस्तों 12 √3, b² में हो जाएगा 3। ठीक है,
अब पता चले कैसे हुआ है, ए स्क्वायर मतलब 36, 2ab, 2ab तो 2 2 6 12 और बी मतलब √3, तो 12√3 धन बी स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पर लगेगा a माइनस बी, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ऋण √3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 36, ऋण हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर a प्लस बी। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी गुणा कर सकते हैं और चाहे तो फार्मूला के अनुसार भी गुणा कर सकते हैं, दोनों में आपका उत्तर सेम ही आएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लग गया है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया है। देखते हैं इसको हल करते हैं दोस्तों। 36 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 39 धन 12√3 बटे 36 में 3 गया तो आ जाएगा आपका 33 बराबर a प्लस बी √ आ जाएगा 3। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों देखते हैं। तो इस बार दोस्तों यहाँ पर जो है हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 ये हो जाएगा दोस्तों 13 धन 4 √3। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 जो है आपस में कट जाएगा, अरे बचेगा a प्लस बी √3। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आ गया है अब 13 धन 4 √3 बटे हो गया है 11 बराबर a प्लस बी √3। हमें a प्लस बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस पर दोस्तों इसको अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 13 बटे 11 आ जाएगा धन 4 √3 बटे 11 आ जाएगा बराबर a धन बी √ क्या हो जाएगा 3। तो इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं कि 13 बटे 11 धन 4 √3 बटे 11 बराबर a धन बी √3। तो यह जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 बटे 11 बराबर a, यहाँ चले जाएगा और यहाँ चले जाएगा, 4 √3 बटे 11 बराबर b √3, तो इस कट जाएगा तो 4 बटे 11 बराबर b। तो इस प्रकार से दोस्तों b का मान भी आ गया और e का मान भी आ गया है। तो इस प्रकार से a और b का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 7वां सवाल आपका दिया हुआ है, जो कि प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। ये है 5 धन √3 बटे 2 ऋण √3, 5 धन √3 बटे 2 ऋण √3 धन 2 ऋण √3 बटे 2 धन √3। ठीक है दोस्तों, 5 धन √3 बटे 2 ऋण √3 धन 2 ऋण √3 बटे 2 धन √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों आप इसका हर में देख सकते हैं कि हर में जो है 2 ऋण √3 और 2 धन √3 लिखा हुआ है, तो यह a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए अब इसका जो है परमीकरण आपका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 ऋण √3 है, यहाँ पर 2 ऋण √3 है एक जैसे, लेकिन इसका परमीकरण आप कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि हम हर को यहाँ से क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो हर को लघुत्तम ले लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 ऋण √3 और 2 धन आ जाएगा √ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 5 धन √3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 2 धन √3 आ जाएगा दोस्तों, बीच में धन के चिन्ह लग जाएगा। और ये है 2 ऋण √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण √ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस पर से लघुत्तम लेते हैं उसी पर से लघुत्तम भी ले लिए हैं और इसका गुणा जो यहाँ पर किए हैं और इसका गुणा जो है यहाँ पर किए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, इस 5 से गुणा करेंगे, इस 2 में करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 धन इस 5 गुणा इस 3 में करेंगे तो आ जाएगा 5 √ आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब √3 से गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 √3, अस √3 √3 करेंगे तो धन का आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, धन लगा देंगे। ये आप जानते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप गुणा भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं उसमें। तो फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। -2ab तो माइनस हो जाएगा 4 √3 आ जाएगा दोस्तों। -2ab मतलब होता है -2, एक मतलब 2 होता है, 2 3 4, बी मतलब √3, तो -2ab माइनस 4 √3 आ जाएगा, ठीक है। और धन बी स्क्वायर, धन बी में √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा दोस्तों। तो जब ये फार्मूला आप जानते हैं, a + b a - b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 ऋण 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम हल कर लेते हैं। अब देखिए 10 यहाँ पर है, 10 3 और ये 4, तो 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। ये 10 3 13, 13 4 17, ठीक है दोस्तों, और 17 और 3 क्या हो गया 20, तो 20 यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। 5 √3 और 2 √3, तो 5 2 7 √3 हो जाएगा, 60 √3, ठीक है दोस्तों, ऋण 4 √3, ठीक है, समझ में आ गया। 5 √3 और 2 √3, तो 5 तो 7 √3 आ गया इसका, ठीक है, और ऋण 4 √3 बटे कर लेंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 20 है तो 20 को लिख देंगे, 60 √3 और 4 √3 दोनों को घट जाएगा तो आएगा 3 √3, 3 √3 बटा आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आ जाएगा 20 धन 3 √3। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या आ गया, आपका ये आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 7वां का दूसरा सवाल है दोस्तों, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, 7वां का दूसरा सवाल है, उसमें आपको पहले आपको क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण करने के बाद इसको आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब इसका जो है 8वां सवाल आपका होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको इस होमवर्क को बना करके और गूगल क्लासरूम में आप इसको सेंड करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका होमवर्क है, जो आपका 8वां सवाल है, आपका होमवर्क है, यदि x बराबर 3 ऋण 2 √2, ठीक है, यदि x बराबर 3 ऋण 2 √2, तो x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3 ऋण 2 √2, तो x 1/x का मान कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, या x का मान दिया हुआ है, आपको यहाँ पर उठा करके x का मान रख देना है और इसका मान को ज्ञात करना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आपका इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।